और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात कांग्रेस में चल रही चर्चाओं को लेकर करते हैं। चुनाव में हार के बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया है और अब इन दोनों पदों को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से गणेश गोदियाल, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी इन दोनों पदों को लेकर जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही नई लीडरशिप को भी उभारने पर मंथन कर रही है। और सूत्रों की माने तो कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यशपाल आर्य पर भी हाईकमान इस बार विचार कर सकती है। किसे मिलेगी कमान? अब उत्तराखंड कांग्रेस में देखिए लगातार दावेदार कई हैं, लेकिन उन दावेदारों में से चुनाव किसका होगा इस पर हाईकमान विचार कर रहा है और जल्दी ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर साफ हो सकती है तमाम पदों को लेकर। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि कैंतरा जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिएगा, कहां पर ये पूरा मंथन चल रहा है कांग्रेस के भीतर और जो दावेदार बताए जा रहे हैं उन दावेदारों को लेकर क्या जानकारी हाईकमान इन पर विचार कर सकता है जिनके नाम हमने बताए हैं दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखें तो जो कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक है वो हो चुकी है, लेकिन बैठक में किसी भी तरीके से जो सीएलपी लीडर है उसको लेकर एक राय नहीं बन पाई थी और इस बैठक को हुए भी तकरीबन 15 दिन हो गए हैं। उसके बाद दिल्ली हाईकमान पर फैसला छोड़ा गया है। अब लगातार इंतजार है कि आखिर हाईकमान किसे इस बार जो है यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपेगा और प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे पंजाब में कल देर रात को एक आदेश आया जहाँ पर सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जो है फाइनल मोहर लगी है। तो पांचों राज्यों में जब चुनाव हुए 2022 विधानसभा के, तो पांचों राज्यों में कांग्रेस हारी है और ऐसे में पांचों राज्यों से प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे लिए गए थे। इन इस्तीफों के साथ ही 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, जहां पर सीएलपी लीडर भी इस वक्त नहीं है पंजाब में। तो इनको देखते हुए एक साथ निर्णय लेने की वजह से देरी मानी जा रही है। जहां तक नामों का सवाल है तो एक बार ये माना जा रहा है, सियासी बाजार में अटकलें हैं कि गणेश गोदियाल को बहुत कम वक्त मिला, 5 से 6 महीने का कार्यकाल उनका रहा और जो 2017 की स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति 2022 में कांग्रेस की रही, तकरीबन 7 से 8 सीटें अधिक रही। तो ऐसे में एक बार फिर से गणेश गोदियाल को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर गणेश गोदियाल को मौका दिया जाता है तो गोदियाल गढ़वाल से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, ऐसे में सीएलपी लीडर किससे बनाया जाएगा, फिर चर्चाएं जो है तेज हैं। और बाजपुर से जो विधायक है यशपाल आर्य, उनको भी जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो लगातार चर्चाएं हैं, कुछ ऐसे नाम है, प्रीतम सिंह को एक बार फिर से रिपीट करने की भी चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसे में फिर प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमाऊं से बनाना पड़ेगा। और ऐसे में यशपाल आर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्योंकि वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे जब वो कांग्रेस में थे, और ऐसे में जो सीएलपी लीडर है अगर हम बात करें बिल्कुल। और रवि देखिए इन सबके बीच 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा और जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम चीजों को देखना है। तो ऐसे में और कितना समय लगता है देखना होगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और आज देखिए उत्तराखंड में सीडीएस और एनडीए की महत्वपूर्ण परीक्षा होनी है जिसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 56 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी जिसको लेकर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। और जिला प्रशासन और आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए निगरानी को लेकर इंतजाम भी कर दिए हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर जैमर की भी व्यवस्था होगी। और रवि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, क्योंकि आज 2 परीक्षाएं होने वाली हैं, किस तरीके से उनके लिए इंतजाम है, कब से ये शुरू होने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीडीएस और एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, विद्यार्थियों को बड़ा इंतजार रहता है और आज ऐसे में ये परीक्षाओं की शुरुआत होगी। अगर हम सीडीएस परीक्षा की बात करें तो ये 3 पालियों में होगी, जबकि एनडीए की परीक्षा 2 पालियों में होगी। तो ऐसे में सुबह से ही 8 बजे से इन परीक्षाओं की शुरुआत होनी है और ऐसे पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 56 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा दे सकेंगे। सीडीएस और एनडीए की परीक्षाएं बहुत जो है महत्वपूर्ण भी होती है और इसके साथ ही इस लिहाज से भी कि इस पर पूरी सुरक्षा भी रखी जा सके, किसी भी प्रकार
प्रकार की कोई चाहे हम नकल की बात करें या फिर किसी भी तरीके की जो डिवाइस है वो परीक्षा केंद्रों तक न ले जाएं। इस वजह से जो है जैम्बर की व्यवस्था भी की गई है, जैम्बर लगाए गए हैं, CCTV लगाई गई हैं और तमाम जो जिला प्रशासन है हर एक जिलों में, क्योंकि तमाम जगह सेंटर्स हैं, चाहे श्रीनगर की हम बात करें, अल्मोड़ा, रानीखेत की बात करें, देहरादून की बात करें, यहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इन सेंटर्स पे जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ के जो नोडल हैं, वो SDM हैं जिले के, वो नोडल बनाए गए हैं और उनको पूरी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जो NDA CDS की जो परीक्षाएं हैं उनको विधिवत तरीके से संपन्न कराया जा सके। तो ऐसे में साल भर में ये परीक्षाएं 2 बार होती हैं। इस बार भी जो है परीक्षार्थियों को इसका लंबा समय से इंतजार था और ऐसे में आज का जो महत्वपूर्ण दिन है वो बच्चों के लिए है, काफी उत्साह बच्चों में और दिन तक हम दिखाएंगे। बच्चों को इंतजार भी होता है CDS और NDA की परीक्षा का। आज परीक्षा हो रही है, 56 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जाकर के बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी तफसील से समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जंगल की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। गर्मी शुरू होते ही जंगल सुलग रहे हैं। ताजा तस्वीरें चमोली और रानीखेत से भी सामने आई है जो आपके सामने हम रखेंगे। चमोली में चारों तरफ जंगल धुंधु करके किस तरीके से जल रहे हैं, तस्वीरें देखिए। पेड़ों के बाद अब हरे भरे पेड़ों को आग ने अपनी आगोश में ले लिया है। यहाँ लाखी गांव के जंगल में लगी आग विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ रानीखेत में दल मोटी के आरक्षित और वन पंचायत क्षेत्र के जंगलों में अचानक आग भड़क उठी। जंगल की आग को बुझाने में वन विभागों के DFO महातिम यादव और रेंजर हरीश टमटा सहित कई कर्मचारियों को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चमोली और रानीखेत की आप तस्वीर देख रहे हैं। और जंगल की ये आग कब बुझेगी, इस सवाल का अब तक जवाब दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, क्योंकि मंथन भी किया गया। CM ने खुद इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी, लेकिन देखिए अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा। वहीं उत्तराखंड में भी सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब लगातार कई शहरों में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। किच्छा में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, तो वहीं हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चला है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर अभियान शुरू हो चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। हरिद्वार में अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुमन नगर पहुंची अथॉरिटी की टीम ने 5 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं, जिन पर अब अथॉरिटी का डंडा चल रहा है। जो भी कार्रवाई हमारे द्वारा संपादित की गई है, टीम के द्वारा संपादित की गई है, वो शासन की मंशा के अनुरूप जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है ये कार्रवाई की गई है। और आगे भी जो है लगातार जो भी गलत इस तरह की कॉलोनियाँ पाई जाएगी उसमें कार्रवाई गतिमान रहेगी। ये सुमन नगर क्षेत्र का है और ये 5 बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ थी, तो ये संपूर्ण रूप से जितनी भी थी सभी को हमने आज सील कर दी। उधर किच्छा में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। दरऊ गांव में तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि जिस जगह भी अतिक्रमण है वहां इसी तरह से बुलडोजर चलेगा। जो तालाबों पे अतिक्रमण है या जो सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरऊ में तालाब की ज़मीन पे अतिक्रमण था, जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। पिछले कुछ रोज से किसी न किसी शहर में कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ किच्छा से विकास की रिपोर्ट। और उधर खटीमा में भी वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई है। तराईपुर वन प्रभाग की खटीमा वन रेंज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस भी भेजा गया था, मगर फिर भी उन्होंने कब्जे नहीं हटाए थे। लेकिन अब देखिए किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। पहले नोटिस भेजा गया, लेकिन नोटिस का जब जवाब नहीं मिला तो अब सीधे कार्रवाई शुरू कर दी गई। तालबजी क्षेत्र में जो है कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया नया प्रक्रिया किया जा रहा था, उसको हमारे स्टाफ कर्मचारी द्वारा उसको बेबल कर दिया गया है।
और आगे भी इस तरह की जो है कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। किसी प्रकार का जो है अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास परिषद की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए पर्यटन रीढ़ की हड्डी की तरह है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया था, जिसे फिर से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। सीएम ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है, तो पर्यटन के लिए अच्छा संकेत है। कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी घाटे में गया है। उससे कैसे उभरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूंकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। रिकॉर्ड कायम होगा क्योंकि काफी यात्री आने वाले हैं, नीचे काफी गर्मी पड़ रही है और अपने क्या कहते हैं सुखद अनुभव के लिए और धार्मिक यात्रा के लिए लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं। यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ जो मनोरम दृश्य है हमारे हैं, हिमाच्छादित हिमालय देखने को मिलता है, तो और शांति, मन की शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप में हमारी यात्रा रिकॉर्ड कायम करेगी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और इस दौरान उत्तराखंड में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कोई भेदभाव ना हो। तो वहीं रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और ये देखिए, मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई और उन्हें शॉल देकर सम्मान भी उन्होंने दिया, कोई प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। ये देखिए, पौधा भी उन्हें गिफ्ट किया। उधर परिवहन मंत्री बनने के बाद चंदन रामदास अपने गृह जिले बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान चंदन रामदास ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि रोडवेज की स्थिति में सुधार हो। मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहा हूँ इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते। मैंने चुनाव से पहले ही इस बागेश्वर के शहर को हरिद्वार बनाने का जो मैंने संकल्प लिया था, उसी तर्ज पर मैंने 52 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा था। और कल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार से मुझे ये मैसेज मिला है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अनुमोदित हो गया है। देखिए, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, मगर पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित है, तो वहीं टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर मलबा गिरा हुआ है, जिससे राहगीरों को बेहद परेशानी हो रही है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि पहाड़ गर्मी के मौसम से भी इस तरह से दरक रहे हैं। इस पहाड़ी को देखिए, इसका कितना बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये तस्वीर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है। इस जगह पर रोड की कटिंग का काम चल रहा है। अगर पहाड़ी अचानक दरकने लगती है तो पहाड़ी से ढेर सारा मलबा नीचे आ गिरता है। जरा सोचिए, अगर राहगीर इसकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। उधर टिहरी में भी हालात ज्यादा ठीक नहीं है। नेशनल हाईवे 94 पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा, जिसे रोड पर लंबा जाम लग गया। जनता के लिए डीजल पेट्रोल पहुंचाना है, उसके लिए देर हो रही है, पब्लिक परेशान होगी। वैसे ही हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और आगे यात्रा सीजन भी है। अगर इस प्रकार से रोड बंद रही तो हम यात्रा सीजन में किस तरीके से डीजल पेट्रोल की पूर्ति करेंगे। प्रशासन ने आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, मगर वैकल्पिक मार्ग की दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से नितिन के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और वहीं उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में दरार पड़ गई है। बताया जा रहा है कि जोशियाड़ा बैराज के गेट नंबर 3 में दरार पड़ी है।
और जोशियाड़ा बैराज में 304 मेगावाट की बिजली परियोजना है। कहा जा रहा है कि बैराज में काफी समय से वाहनों की आवाजाही हो रही है, जो कि दरार पड़ने का बड़ा कारण है। तो बैराज में दरार से दहशत किस तरीके से वहां के लोगों में है वो भी आप समझिए। उत्तरकाशी में मनेरी भाली परियोजना के बैराज में ये दरार है और उसी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। परियोजना के जोशियाड़ा बैराज में ये दरार पड़ी है और ये बताया जा रहा है कि गेट नंबर 3 है जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान की रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों के साथ मारपीट की और कहा जा रहा है कि विवाद भाजपा के पक्ष में मतदान करने को लेकर था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों की तरफ से तहरीर आई थी और हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहाँ घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरा भी मिला है जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसी के अनुसार हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। और वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में अब पेयजल की किल्लत शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर राजपुरा की महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर पेयजल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि बीते कई दिनों से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या को लेकर वो कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जिसके बाद ये गुस्से में हैं और सड़क पर उतर आए हैं। राजपुरा पड़ाव में पिछले काफी समय से पेयजल संकट व्याप्त है। बार बार सड़कें खोदी जा रही है। पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में जल संकट व्याप्त है और जो विभागीय अधिकारी है, सरकार है, बिल्कुल अपने मस्ती में मस्त है। जिसका काम जाना है जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी के लिए धक्के खा रही है और विभाग गर्मी में, भारी गर्मी में न तो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है, ना तो लाइनों को ठीक करने का काम कर रहा है। धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये मैक्सिमम समस्या हमारे यहाँ से लेकर पहाड़ों में आएगी। तो जितने कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें बिल्कुल पानी का यूज़ ना हो, इसको हम बैन कराने जा रहे हैं। और अभी एक असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं कि शहरों के हिसाब से कितने पानी की इनको ज़रूरत है और किन किन संसाधनों की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से हमने जन संस्थान जल निगम से एक अपनी कार्य योजना मांगी है ताकि हम लोग धनराशि को शीघ्र अवमुक्त कर सकें। आपके गाड़ियों के टैंकर्स के हिसाब से हो। वहीं चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट को किसी ने तोड़ दिया है। रुद्रनाथ क्षेत्र में रेकी के लिए गई केदारनाथ वन प्रभाग की टीम ने ये जानकारी दी है। शीतकाल के दौरान मंदिर के कपाट बंद किए गए थे और इसी दौरान किसी ने मंदिर के कपाट तोड़ दिए और इसके साथ ही मंदिर में धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़ की गई है। अब कौन इसके पीछे है, इसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी और फिर ये कहा जा रहा है कि जिसने भी ये कृत्य किया होगा उस पर कार्रवाई होगी। और वहीं 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में बड़कोट में यमुनोत्री धाम के मुख्य यात्रा पड़ाव पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। यात्रा सीजन के दौरान पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी और इसके लिए जूट से बने बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों के लिए करीब 10,000 जूट के बैग की व्यवस्था की योजना है। नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यात्रा सीजन के दौरान अगर कोई पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करता है तो फिर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो साल हम लोगों ने जो झेला है, मैं ये चाहती हूँ कि भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस बार यात्रा सीजन अच्छा सा चले, क्योंकि हमारी जो ये यमुना घाटी है, यहाँ के लोग सिर्फ इस यात्रा सीजन पे निर्भर रहते हैं। जब यात्रा चलती है तो यहाँ की आर्थिकी मजबूत होती है। 8-10 हज़ार बैग हम तैयार करेंगे और जो भी हमारे तीर्थयात्री बाहर से आएंगे रजिस्ट्रेशन केंद्र पर उनको हम ये कॉटन ये जूट के बैग उपलब्ध कराएंगे। उनके पास जो पॉलीथीन प्लास्टिक आदि सामग्री होगी उसे पालिका जो है अपने पास उपलब्ध कर। और जल्द ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की चेकिंग बॉर्डर पर की जाएगी और उसके बाद यात्रियों को कहीं पर भी चेकिंग से जूझना नहीं पड़ेगा। और यात्रा सीजन को लेकर इस बार एसडीआरएफ की 3 नई पोस्ट बनाई गई है, जो कि मोरी, घनसाली और गैरसैंण में खुलेंगी। इस बार 100 पुलिस जवानों को अंग्रेजी में ये बात करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
साथ ही साथ सोशल मीडिया के बारे में भी तफसील से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को ये भी सिखाया जाएगा कि उन्हें यात्रियों से किस तरीके से बर्ताव करना है, यात्रियों के सामने किस तरीके से उनको पेश आना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ट्रैफिक और आपदा का। ट्रैफिक में हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी और नगर पंचायत और नगर पालिका ग्राम पंचायत से मिलकर के जितनी मैक्सिमम पार्किंग्स डेवलप हो सकें वो कराने को कहा गया है। और इस बार यात्रा की भीड़ की संभावना को देखते हुए हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रैफिक जाम न लगने पाए। दूसरे जो आपदा की दृष्टि से हमने एसडीआरएफ की 3 पोस्टें और खोली हैं इस बार, मोरी में और घनसाली में और गैरसैंण में। तो उससे भी यात्रियों को और हमें मतलब दुर्घटना पे जल्दी पहुंचने में मदद। पहाड़ पर पारा लगातार बढ़ते जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में तेजी देखने को मिलेगी। अभी भी प्रदेश में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक चल रहा है और 12 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है और 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो सामान्य से करीब जो है 4 से लेकर 6 डिग्री या 5 से लेकर 7 डिग्री तक जो है इस दौरान जो है ये सामान्य से ऊपर रहे। तो कंटिन्यूअस इतना प्रोलॉन्ग स्पेल मिला है जिसमें कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर साइड में रह रहे हैं। और अभी आगे जो 4-5 दिन है, अगर 12 तारीख तक की बात करें अप्रैल की, तो इसमें भी कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है और जो तापमान है उसमें करीब 2 डिग्री के आसपास जो है और इजाफा जो है 2 से 3 डिग्री 3 से 4 दिन में और बढ़ने की संभावना है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है उसमें तापमान आपके करीब जो है 38 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाएंगे आगे आने वाले 3-4 दिन में।